हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, दूसरे दौर का क्यूज प्रतियोगिता हम प्रारंभ कर चुके हैं 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल को दूसरे दौर का जो प्रथम प्रतियोगिता विज्ञान विषय से था, उस विषय के अभी हम आंसर एवं एक्स्ट्रा फैक्ट को लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपको लगभग 150 से 200 प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी। और दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी पीटी मेंस, बिहार दरोगा पीटी मेंस और दोस्तों 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों, हम आपके साथ बने हुए हैं। अब आपकी सफलता दूर नहीं है दोस्तों, हम आपके सफलता की कामना करते हैं और आपके सफलता के लिए उपयोगी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। इस प्रतियोगिता के सभी आंसर को बताएंगे और इस प्रतियोगिता में जो 3 विजेता हुए हैं उसका नाम बताएंगे, उसके फोटो को दिखाएंगे और दोस्तों साथ ही मैं आपको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का नाम भी बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है। और दोस्तों, मैं बार बार कहूँगा, आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, कम से कम एक दोस्तों तक आप शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो पानी में प्रकाश की चाल 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि ऑप्शन ए की बात करें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की, तो दोस्तों ये निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि बात ऑप्शन बी की जाए तो दोस्तों 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ऑप्शन बी में, ये जो है कांच में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। और दोस्तों, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि ऑप्शन ए में किलोमीटर है जबकि ऑप्शन बी में मीटर प्रति सेकेंड है। बस दोनों ही निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है दोस्तों। तो चलिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। और ऑप्शन ए की बात मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन ए क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह जो है सो निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, और हवा में भी लगभग उतना ही मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यह जो है सो पानी में प्रकाश की चाल है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है। क्या होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, इसका मतलब हुआ कि अधिक वेग वाले माध्यम से कम वेग वाले माध्यम में प्रवेश करती है। ऐसा होने से प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न हमारा यह है, सवाल नंबर 4। क्या होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जब प्रकाश कम चाल वाले माध्यम से अधिक चाल वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोस्तों प्रकाश जो है सो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात उसका दिशा बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। यदि बात ऑप्शन बी का किया जाए, प्रकाश का परावर्तन, तो दोस्तों जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है तो लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दुनिया की कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से क्या गलत है? इसमें से गलत को खोजना है दोस्तों। इसमें 3 सही होगा, चौथा गलत होगा, तो जो गलत है उसी को चुनना है। तो देखिए पहला क्या है, माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल में परिवर्तन आ जाती है, बिल्कुल सही। जब प्रकाश कांच से हवा में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, यह भी सही है। जब प्रकाश कांच से पानी में प्रवेश करता है, याद रखिएगा दोस्तों, कांच और पानी में कांच सघन माध्यम हुआ और पानी क्या हुआ, विरल माध्यम हुआ। क्यों? क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल कम होती है पानी के अपेक्षा, और पानी में प्रकाश की चाल अधिक होती है कांच की अपेक्षा। इसीलिए आप क्या कहेंगे, कांच पानी के अपेक्षा सघन माध्यम है और पानी क्या है, कांच के अपेक्षा विरल माध्यम है। तो जब सघन से विरल में जाएगा, यानी कांच से पानी में जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, प्रकाश का चाल बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो दोस्तों सी जो है वो गलत है दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न के लिए आपको सी ही चुनना है। अब डी ऑप्शन देखिए क्या है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों इसी के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। यदि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग नहीं रहता तो अपवर्तन का घटना नहीं होता दोस्तों। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सर्च लाइट हम टॉर्च को कहते हैं, जो हमारे घरों में है। उसमें दोस्तों कटोरा जो रहता है जिसमें बल्ब लगी रहती है, वही कटोरा दर्पण है दोस्तों। और वह दर्पण अवतल दर्पण है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। अवतल दर्पण का और भी बहुत सारा उपयोग है, जैसे मोटर गाड़ियों के अग्रद्वीप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर जो है रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों अवतल दर्पण के ढेर सारे उपयोग हैं। यदि ऑप्शन ए की बात किया जाए, उत्तल दर्पण की बात की जाए, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है मोटर गाड़ियों में, बस में, ट्रक में, जीप में, टेम्पू में, इन सभी में ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है दोस्तों। यदि ऑप्शन बी की बात किया जाए समतल दर्पण की, तो दोस्तों समतल दर्पण का उपयोग हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए करते हैं, दुकानों में, शोरूम में किया जाता है। इस तरह से अब समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी के रूप में भी किया जाता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, और इसीलिए चेहरा देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है, रेगिस्तान में मरीचिका दिखने के क्या कारण है? तो दोस्तों रेगिस्तान में जो मरीचिका दिखती है इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि पहले तो प्रकाश का परावर्तन होता है और इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस वजह से रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। और इसके कारण की जब बात करें आप दोस्तों, तो रेगिस्तान में क्या रहता है? बालू रहता है। और जब बालू के गर्म होने से, बालू जब गर्म हो जाता है
तो नीचे का जो परत है वो विरल कहलाता है, जबकि ऊपर का परत सघन माध्यम के तरह कार्य करता है। और इस वजह से दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। इसी वजह से रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। बात यदि प्रकाश की परावर्तन की जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दुनिया की कोई वस्तु दिखाई देती है। यदि ऑप्शन सी की बात की जाए अपवर्तन की, तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही साफ पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। साफ पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाई गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, और हलवाई के दुकान में चाशनी में डूबे हुए रसगुल्ला बड़ा दिखाई देता है। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं अपवर्तन की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर। किस दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में जब चेहरा को फोकस के अंदर रखा जाता है तब चेहरा का काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जिससे चेहरा पर जो बाल रहती है, दाढ़ी रहती है, ये बड़ा बड़ा दिखता है और बनाने में आसानी होता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ड्राइवर के पास लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में बहुत दूर का भी प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। और दोस्तों उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि समतल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और समान आकार का बनता है, इसीलिए समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो दोस्तों आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से, और आपतन कोण छोटा होता है अपवर्तन कोण से। ये स्थिति पर निर्भर करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश करती है। यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है, तो आपको डी ऑप्शन चुनना चाहिए। इस प्रतियोगिता के लिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और दोस्तों यदि बता दूं मैं आपको कि आपतन कोण कब बड़ा होता है अपवर्तन कोण से? आपतन कोण बड़ा तब होगा जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपतन कोण छोटा कब होगा अपवर्तन कोण से? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तब आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता के प्रथम विजेता कौन हैं। दोस्तों इस क्विज प्रतियोगिता के प्रथम विजेता यही हैं, इनका नाम है प्रदीप कुमार पासवान। प्रदीप प्रेमधन के नाम से ये आंसर कमेंट किए हैं। इनका घर अंधेरी है, दरभंगा जिला में। दोस्तों इन्होंने इस प्रतियोगिता में 22 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के प्रथम विजेता बने हैं, और ये पहले भी प्रथम दौर के जो प्रतियोगिता था उसमें भी कई प्राइज जीत चुके हैं इन लोगों को। ये चूँकि हमारे कोचिंग संस्थान के नज़दीक में है, हमारे विद्यार्थी भी हैं, अभी भी है, और मैट्रिक इंटर भी हमारे यहाँ से किए हैं। तो दोस्तों इन्हें हम बुला करके ही प्राइज़ देंगे, और उसका भी वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। तो दोस्तों यह है प्रश्न संख्या 11, हीरा के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो हीरा के अपवर्तनांक का मान 2.42 होता है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि बात हीरा की करें तो हीरा कार्बन के अपर रूप है दोस्तों, और दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है। और हीरा जो है सो काफ़ी चमकीला होता है, इसका क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। ठीक है, और दोस्तों
कभी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हीरा काफ़ी चमकदार क्यों होता है, हीरा इतना चमकता क्यों है, तो आपका जवाब होना चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा में चमक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 इस प्रकार है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। यदि बात ए ऑप्शन की जाए स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। क्या होता है उसमें होता है दोस्तों, आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या हमेशा एक नियतांक होता है। इस नियतांक को स्नेल का नियम कहते हैं, यानी साइन आई बट्टे साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, यदि बात ऑप्शन सी की करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसका दिशा बदल जाता है, दिशा बदलने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और ऑप्शन डी की बात यदि करें दोस्तों परावर्तन, तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस हो जाती है तो वापस होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के कारण दुनिया की हर वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 13 की ओर। क्या होता है जब प्रकाश वायु से हवा में प्रवेश करता है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको जो है चकमा देने के लिए पूछा जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, वायु से हवा, वायु ही हवा है, हवा ही वायु है। तो यहां पर जब माध्यम ही नहीं बदलेगा तो प्रकाश का दिशा भी नहीं बदलेगा, यानी कि प्रकाश अपने पूर्व के दिशा में ही चला जाएगा। तो दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 14 इस प्रकार है, पानी और कांच में कौन सघन माध्यम है। प्रश्न संख्या 14 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, पानी और कांच में कौन सघन माध्यम है। तो दोस्तों आप देखिए, पानी और कांच की जब बात आप करोगे तो पानी में प्रकाश का चाल कांच के अपेक्षा अधिक रहता है, इसीलिए पानी क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। जबकि कांच में प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कम होती है, तो कांच पानी की अपेक्षा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सघन माध्यम है, तो कांच सघन माध्यम है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। यदि प्रतिबिंब काल्पनिक हो तो आवर्धन क्या होगा। तो दोस्तों, जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहता है, और वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहता है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम में क्या पढ़े हैं आप, चिन्ह परिपाटी के नियम में पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत मापी गई दूरी धनात्मक होता है। तो दोस्तों, वस्तु की दूरी भी धनात्मक हो गई, वस्तु की ऊंचाई भी धनात्मक हो गई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई भी धनात्मक हो गई। और आपको यह भी मालूम है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और जब दोनों धनात्मक ही है तो उसका अनुपात भी करेंगे तो धनात्मक ही होगा। तो सीधा सा बात है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 16 इस प्रकार है, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मोटर गाड़ियों में, बस, ट्रक, जीप, टेम्पू, मोटरसाइकिल में ड्राइवर के पास पीछे से आने वाली गाड़ियों को साइड देने के लिए जो दर्पण लगा रहता है वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। और दोस्तों, यदि यह पूछ दे आपसे कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, तो आप दो कारण बताइएगा। पहला कारण तो यह बताइएगा कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिस वजह से दूर से आने वाली गाड़ियों का भी प्रतिबिंब बन जाता है। दूसरा कारण बताइएगा दोस्तों कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और छोटा बनता है, इसीलिए इन्हीं दो कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 इस प्रकार है,
अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक भी होता है और आवर्धन ऋणात्मक भी होता है, इसीलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि आवर्धन धनात्मक कब होता है? जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और आवर्धन ऋणात्मक कब होता है? जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और अवतल दर्पण तो ऐसा दर्पण है ना जिसमें काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। सीधा सा बात है कि अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या गलत है? दोस्तों इसमें गलत को चुनना है, जो सही होगा वो उसको आप आंसर नहीं मानेंगे। इसमें जो गलत होगा उसको चुनिएगा। सीधा सा बात है कि इसमें 3 ऑप्शन सही होगा, चौथा गलत है कोई, तो उसी गलत को चुनना है। तो देखते हैं कौन सा गलत है। द्रव की प्रकृति बदलने पर अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखिए, साफ पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। यह भी सही है। सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल समान होती है। यही गलत है दोस्तों। सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जबकि इसमें क्या लिखा है? समान होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप किसको चुनेंगे? इसमें सी को चुनेंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 19 हमारा इस प्रकार है। यदि वस्तु दर्पण की ओर, मान के चलिए कि कोई दर्पण लगा है और आप उसके तरफ जा रहे हैं, भी वेग से जा रहे हैं, आपका स्पीड भी मीटर प्रति सेकेंड या भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका जो दर्पण में फोटो बनेगा उसका क्या स्पीड होगा? तो दोस्तों आपका जो स्पीड होगा वो दुगुना होगा, यानी कि 2 भी होगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। मान के चलिए कि आप 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहे हैं, तो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब रहेगा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड से चलता हुआ प्रतीत होगा। उसमें ज्यादा स्पीड देखिएगा आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको दूसरे विजेता का नाम बताने वाला हूं। तो चलिए दूसरे विजेता का जो नाम है दोस्तों वो है खुशी कुमारी। दोस्तों यह बता दूं, खुशी कुमारी 22 प्रश्नों का सही उत्तर दी है और प्रदीप कुमार भी 22 प्रश्नों का सही उत्तर दिए थे। तब आप कहिएगा कि खुशी को क्यों नहीं फर्स्ट किए? तो दोस्तों इसका कारण जो है सो हमारा शर्त है। और हमारा शर्त क्या है? जिसका कमेंट पहले आएगा उसको वरीयता दी जाएगी। तो इस आधार पर प्रदीप का कमेंट जो है पहले आया था, तो प्रदीप जो को फर्स्ट हम घोषित किए और खुशी कुमारी को सेकंड किए। अफसोस इस बात की है कि खुशी कुमारी कहाँ की है ये अभी तक मुझे पता नहीं है और इनका फोटो भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो मैं खुशी कुमारी को कहना चाहता हूं कि यदि वो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना फोटो और अपना पता, एड्रेस जो है सो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप इसको देख लें, नोट करें और अपना फोटो और अपना एड्रेस भेजें। आप जो है सो दूसरी विजेता बनी हैं और लॉकडाउन के बाद आपका प्राइज आपके आवासीय पता पर, डाक पता पर भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 इस प्रकार है। दर्पण बनाने के लिए शीशे के एक सतह पर किस पदार्थ की कलई की जाती है? दोस्तों शीशा को एक तरफ से रंगते हैं, शीशा में 2 सतह रहता है, एक सतह को रंगेंगे तब दर्पण बनेगा। तो एक सतह को रंगने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या है? किस चीज से रंगा जाता है? तो दोस्तों आपको जानना चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट से रंग सकते हैं या पारे से रंग सकते हैं, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो आपको डी चुनना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर। यदि 2 दर्पण के बीच का कोण x हो तो उसके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? दोस्तों
यदि दो दर्पण को आप रखते हैं, दो समतल दर्पण को तिरछा करके एंगल बना करके एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों 360 डिग्री बट्टा x प्रतिबिंब बनेंगे, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 22 इस प्रकार है। तो इसमें सी ऑप्शन सही था, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 22, जल के अपवर्तनांक का मान कितनी होती है? तो दोस्तों जल के अपवर्तनांक का मान 1.33 होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपवर्तनांक के बारे में आपको जानना चाहिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछा जाए अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? आपको जवाब देना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस पदार्थ में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। यदि आपसे यह पूछा जाए जल का अपवर्तनांक का परिभाषा बताइए, तो क्या कहिएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल के अनुपात को जल का अपवर्तनांक कहते हैं, और जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। यदि इस ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन जो है 2.42, ये हीरा का अपवर्तनांक होता है और यह काफ़ी उच्च माना जा सकता है। आगे बढ़िए दोस्तों प्रश्न संख्या 23 की ओर, और प्रश्न संख्या 23 इस प्रकार है। द्रव में अंशतः डूबे हुए छड़ी का टेढ़ा दिखाई देने का क्या कारण है? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही द्रव में डूबी हुई कोई भी द्रव हो, उस द्रव में यदि छड़ी को आंशिक रूप से डुबा दिया जाए तो जितना छड़ी द्रव में डूबी रहेगी, द्रव में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देगी। और ऐसा इसलिए होगा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आप किसी भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से टकराकर लौटने वाली प्रकाश आपकी आंख पर पड़े। मान के चलिए कि पानी में जो छड़ी डुबा देते हैं, पानी में डूबी हुई छड़ी को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि डूबी हुई छड़ी से जो प्रकाश आता है वो आपकी आंख पर पड़ना चाहिए। जब डूबी हुई छड़ी से प्रकाश चलती है तो कहाँ है वो छड़ी? पानी में है, और आपका आंख कहाँ है? हवा में है। और पानी से हवा में जब आता है तो माध्यम बदल जाता है, तो अभिलंब से दूर हटकर आपके आंखों पर पड़ता है। इसी वजह से पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। तो पानी में डूबी हुई जो भी घटना हो, जैसे कि साफ पानी से भरी हुई बाल्टी का गहराई कम प्रतीत होना, पेंदी उठा हुआ प्रतीत होना, चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये सब जो घटनाएं हैं, ये सारे के सारे घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। हीरे के चमकने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से समझिए। हीरे के चमकने का कारण जो है सो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 इस प्रकार है। प्रकाश का सूक्ष्म कणों से, प्रकाश का सूक्ष्म कणों से टकराकर छितराने की घटना। ठीक है दोस्तों, जब मैं ये क्वेश्चन बता रहा था तब इसको सही किया गया था, समझिएगा। प्रकाश का सूक्ष्म कणों से टकराकर छितराने की जो घटना होती है वो प्रकाश का जो है वो क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या 26। 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेमी पर रखी जाए, तो 10 सेमी पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और ये गणितीय प्रश्न है, और इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको चिन्ह परिपाटी का नियम जानना चाहिए, और साथ ही दर्पण का सूत्र याद रहना चाहिए। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है दोस्तों, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन गलत है,
इसी वजह से चलिए इस प्रश्न को हम खारिज करते हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 इस प्रकार है, एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंची काल्पनिक बनती है। उस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वस्तु कहां पर रखी जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी कि 5 सेमी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं। और 29 इस प्रकार है, 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाएगी कि इसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को 20 सेमी पर रखना होगा या 40 सेमी पर रखना होगा। ठीक है दोस्तों, समझिएगा बात को। जब वस्तु को 20 सेमी पर रखा जाएगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो काल्पनिक बनेगा, लेकिन 3 गुना बड़ा बनेगा। लेकिन जब वस्तु को 40 सेमी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, लेकिन 3 गुना तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस प्रतियोगिता के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार है, देखिए, एक दर्पण में चेहरा का 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण निश्चित ही क्या है। दोस्तों मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, आप जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। इसमें बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट भी और इसका कारण भी बताने वाला हूं, यदि आप नहीं देखिएगा तो पछताइएगा। इससे पहले मैं आपको तीसरा विजेता का नाम बताऊंगा और दोस्तों लास्ट में मैं आपको इस प्रतियोगिता में कमेंट करने वाले सभी लोगों का नाम भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, लेकिन पहले आप तीसरा विजेता का नाम और फोटो देख लीजिए। दोस्तों इस प्रतियोगिता के तीसरा विजेता से मिलिए, ये है सबा करीम। इन्होंने जो है 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं और ये तीसरा विजेता बने हैं। और दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि ये प्रथम दौर के प्रतियोगिता में भी प्राइज पा चुके हैं और यह भी हमारे वर्तमान में भी विद्यार्थी हैं। तो इनको भी मैं अपने संस्थान पर ही बुला करके प्राइज दूंगा, उसका वीडियो भी बनाऊंगा और उससे भी मैं रूबरू आपको करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इस प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। चलिए प्रश्न पर। दोस्तों आप लोग प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, आलस्य मत कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आलस्य जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और इस प्रतियोगिता में आपको हिस्सा लेकर क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा आपको ये होगा कि जितने प्रश्नों का आंसर आप देंगे उतने प्रश्नों का स्टोर बन जाएगा दोस्तों आपके पास, और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और ये ऐसे प्रश्न है जो ढेर सारे प्रतियोगिता परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं। जिसमें भी विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन सेट करने वाले को ये सारे प्रश्न बहुत आकर्षित करते हैं और प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो ये 30 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लें। एक दर्पण में चेहरा का 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी कि बड़ा 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं कारण सहित बताऊंगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। लेकिन इसमें क्या है, 2 गुना बड़ा बनना है, तो आपका यह आंसर तो होगा नहीं। अगर बात आप ऑप्शन सी की करें समतल दर्पण की, तो क्या होता है समतल दर्पण? समतल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, न बड़ा न छोटा। लेकिन आपका प्रश्न क्या है? 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो बड़ा प्रतिबिंब दोस्तों अवतल दर्पण में ही बनता है, तो सीधा सा बात है कि वह दर्पण जरूर ही अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है कि नहीं? अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस आकार का बनेगा यह निर्भर करता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से
तो दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में किस किस ने हिस्सा लिया और थोड़ा सा के लिए चूक गया और ये अपना प्रयास जारी रखे। मैं इनके मनोबल को सलाम करता हूं और ये जरूर आज न कल सफल व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि इनमें लगन है। जिसमें लगन होगा वो सफल जरूर बनेंगे। ऐसा ही आज तक का इतिहास रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन बहुत हद तक प्रतियोगिता लेने तक पहुंचे। ऐसे लोगों में कुछ लोग हैं जिसका नाम समझिए, कन्हैया कुमार हैं, प्रदीप कुमार हैं, उमेश कुमार हैं, रंजय सहनी है। और रंजय सहनी के आईडी से पूजा कुमारी कमेंट करती हैं तो पूजा कुमारी हैं। किशन कुमार हैं, अनीश कुमार हैं, सौरभ कुमार हैं, राहुल कुमार हैं, चंदा राज है, नासरीन परवीन हैं, अनीश कुमार है, खुशी कुमारी है, सोनू कुमार है, सबा करीम हैं, सुलेना कुमारी हैं। इस तरह से दोस्तों ये लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो क्विज प्रतियोगिता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।